पाइथन में 3 तरह के नंबर्स होते हैं। पिछली क्लास में हमने इंटीजर्स को और फ्लोट्स को देख लिया था। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनका एक पार्ट रियल नंबर हो और उनका दूसरा पार्ट एक इमेजिनरी नंबर हो। इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनमें स्क्वायर रूट के नीचे माइनस का साइन आता है। इमेजिनरी नंबर्स को हम आयोटा से भी रिप्रेजेंट करते रहे हैं, लेकिन अब हम उसको जे से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी 1j का मतलब होगा स्क्वायर रूट -1 और 2j का मतलब होगा 2 स्क्वायर रूट -1। सो बेसिकली ये j हमारा इमेजिनरी नंबर होगा और ये स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होगा। ऐसा हर नंबर जिसके अंदर ये स्मॉल j इस्तेमाल हो रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमारा पाइथन के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज मुख्तलिफ वेरिएबल्स को साइन करते हैं। जैसे कि हम x को इक्वल कर देते हैं 1 के, यानी हम x वाले वेरिएबल में 1 स्टोर करवा देते हैं। फिर इसके बाद हम y वाले वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं -1.9, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। फिर इसके बाद हम z वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि z = 2j। कुछ और तरह से भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिख सकते हैं, जैसे कि हम a वेरिएबल में स्टोर करते हैं 4 - 1j। इसका ये जो 4 वाला पार्ट है ये एक रियल पार्ट है, रियल नंबर है, और उसके बाद ये जो 1j वाला पार्ट है ये एक इमेजिनरी नंबर है। जब हम मैथ्स कर रहे होते हैं और उसमें अगर हमने 1j आता हो तो हम सिंपली उसकी जगह पे j लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर पाइथन में हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर कहीं j भी लिखना हो तो हमें 1j लिखना पड़ेगा, हम सिंपली j नहीं लिख सकते वरना एरर आ जाएगा। अब इन 3 नंबर्स के अलावा कुछ एक्सपोनेंशियल नंबर्स भी तो होते हैं जिनमें हम 10 की पावर में कोई नंबर लिखते हैं या फिर साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स भी पाइथन में वैलिड है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख देते हैं 1e3, तो इसका मतलब होगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, e3 का मतलब 10 की पावर 3। इस तरह के जो एक्सपोनेंशियल नंबर्स हैं वो भी हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ही होते हैं, चाहे इनके अंदर डेसिमल पॉइंट आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। जैसे एक और वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, c को हम इक्वल लिखते हैं -43.8 e87। इसका मतलब -43.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 87। तो इस c वाले वेरिएबल की वैल्यू में पॉइंट आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। लेकिन जो इससे ऊपर b वाला वेरिएबल है 1e3, उसमें बेशक पॉइंट नहीं लगा हुआ, लेकिन वो भी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही है, क्योंकि इन फैक्ट 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। सो अभी डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स असाइन करने के बाद हम इन सब की टाइप्स को चेक कर लेते हैं। टाइप फंक्शन की भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें इन सब की टाइप्स भी समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ y। टाइप ऑफ x प्रिंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक इंटीजर है और उसको हम पिछली क्लासेस में बार बार देख चुके हैं। टाइप ऑफ y प्रिंट करके देखते हैं तो ये एक फ्लोट है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है -1.9। सो फ्लोट हमारे पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। इसके बाद हम टाइप ऑफ z को प्रिंट करके देखते हैं। ये क्या, ओ टाइप का स्पेलिंग गलत हो गया, तो स्पेलिंग ठीक करके इसको दोबारा से रन करते हैं। सो अब इसने हमें z की टाइप बता दी, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके बाद अगर हम प्रिंट करके देख लेते हैं टाइप ऑफ a, तो हम लिखते हैं प्रिंट टाइप ऑफ a और कोड को रन कर देते हैं। तो हमें पता चल गया कि इसकी टाइप क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। इसके बाद a वाला वेरिएबल भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, हम उसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर टाइम लगाने की बजाय अब b वाले वेरिएबल की टाइप प्रिंट करा के देखते हैं। सो जब हम टाइप ऑफ b प्रिंट करेंगे और टाइप ऑफ c प्रिंट करेंगे, एक साथ इन दोनों को प्रिंट कर लेते हैं, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, दोनों के दोनों फ्लोट्स हैं। एक और चीज़ हमने पिछली क्लास में देखी थी और वो थी टाइप कास्टिंग, जिसमें हम किसी भी वेरिएबल की टाइप को चेंज कर देते थे। जैसे अभी हम यहाँ पे करते हैं b फ्लोट ऑफ 1e3, लेकिन ये तो पहले से फ्लोट है। खैर
अगर हम दोबारा से इसको फ्लोट ही डिक्लेयर करें तो ये हमें इसकी क्लास फ्लोट बता देगा। लेकिन एक फ्लोट की बजाय अगर हम इसकी टाइप को चेंज कर देते हैं और इसे एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं और लिख देते हैं इंटीजर 1E3, तो अब इसकी टाइप चेंज हो जाएगी। अब हमें ये बता रहा है कि अब इसकी क्लास है इंटीजर, क्योंकि हमने चेंज कर दी है। दूसरे वर्ड्स में हमने टाइप कास्टिंग कर दी है। लेकिन यही वाली टाइप कास्टिंग जो हम स्ट्रिंग्स के लिए या फिर इंटीजर्स के लिए या फ्लोट्स के लिए कर रहे थे, उनको हम कॉम्प्लेक्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोशिश करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर की टाइप को चेंज करने की तो एरर आ जाएगा। करके देख लेते हैं। हमारा ये जो ए वाला वेरिएबल है, हम इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन हम इसको एक फ्लोट के तौर पर स्टोर करवाते हैं। तो इसके साथ फ्लोट लिख देते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर ये नंबर लिख देंगे और फिर नीचे आप देखें कि ये हमें बता रहा है कि ये एरर है। सो टाइप कास्टिंग या टाइप को चेंज करने वाला काम हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ नहीं कर सकते। रेज कर देते हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर हम कोई रैंडम नंबर प्रिंट कराना चाहें तो पाइथन में कोई रैंडम फंक्शन नहीं होता, लेकिन पाइथन में एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है रैंडम के नाम से, और मॉड्यूल को इस्तेमाल करने से पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। सो अगर हम रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं तो फिर हम रैंडम नंबर प्रिंट करवा सकेंगे। किसी भी मॉड्यूल को या फिर किसी भी लाइब्रेरी को पाइथन में इंपोर्ट करने का मेथड सेम है, लेकिन ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट होती है। मॉड्यूल बेसिकली एक सिंगल फाइल होती है जिसके अंदर पाइथन का कोई कोड मौजूद हो, लेकिन जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स मौजूद होते हैं, यानी कि बहुत सारी फाइल्स मौजूद होती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा मॉड्यूल एक टूल की तरह है, जैसे कि एक पेचकस की तरह है, लेकिन हमारी लाइब्रेरी एक पूरे टूल बॉक्स की तरह है जिसके अंदर बहुत सारे और टूल्स भी मौजूद होंगे, बहुत सारे और मॉड्यूल्स भी मौजूद होंगे। सो रैंडम नंबर को प्रिंट कराने के लिए हम पहले रैंडम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे इंपोर्ट और फिर स्पेस देकर लिख देंगे रैंडम। बाद में भी जब हम कोई मॉड्यूल या लाइब्रेरी इंपोर्ट करना चाहेंगे तो बस इंपोर्ट लिखकर उसका नाम लिख देंगे और फिर आगे उससे काम लेंगे। काम कैसे लेना है? काम लेने के लिए हमने जो फंक्शन इस्तेमाल करना है, हमने उस फंक्शन का नाम लिखना है। यानी कि हम प्रिंट ही करना चाह रहे हैं किसी रैंडम नंबर को, तो हम लिखेंगे प्रिंट और फिर उसके बाद ब्रैकेट्स लगाकर हम अपने मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, यानी कि रैंडम। आगे डॉट के बाद उसका काम लिखेंगे, जैसे कि डॉट रैंडम रेंज, RANDRANGE, रैंडम रेंज, और फिर ब्रैकेट्स लगा के वो रेंज लिखेंगे जिस रेंज में हमें कोई नंबर चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 39 तक। हम इसको रन करते हैं तो कोई सा भी रैंडम नंबर इनके बीच का हमें प्रिंट होकर स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। जैसे अभी इसने प्रिंट कर दिया 26। हम कोई और नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे कि 21 से लेकर 39 के बीच का कोई नंबर। तो अब की बारी इसने 28 प्रिंट कर दिया। ये रेंज कोई सी भी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, और किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकती है, किसी भी नंबर पर एंड हो सकती है। चलें दोबारा लिख लेते हैं और फिर इसके अंदर अब हम रेंज को बदल देते हैं। हम लिखते हैं 0 से लेकर 39 के बीच में कोई नंबर चाहिए, तो अब हमें इसके बीच में कोई नंबर यानी कि 13 मिल चुका है। -1 से लेकर 39 के बीच में भी नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। दो नेगेटिव नंबर्स के दरमियान में भी कोई नंबर प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे कि ये है -1 और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ -39। अभी देखिएगा एक एरर आएगा। तो हमने इसको रन किया तो ये हमारा एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? इसकी वजह ये है कि हमने जो लिखा हुआ है -1 और फिर उसके बाद -39, तो हमने लिखा है पहले एक बड़ा नंबर और बाद में एक छोटा नंबर। क्योंकि जैसे जैसे माइनस की वैल्यू बढ़ती जाती है, असल में वो नंबर 0 से दूर चला जाता है लेफ्ट साइड पर, सो वो नंबर छोटा होता जाएगा। 0 बड़ा है, -1 उससे छोटा है, -2 उससे भी छोटा है, -3 उससे भी छोटा है, एंड सो ऑन। जितना हम पीछे की तरफ चलते जाएंगे, यानी कि देखने में नंबर बड़ा होता जाएगा लेकिन उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा होगा, तो हकीकत में वो छोटा नंबर होगा। और यहाँ पर जो हमने रेंज लिखनी है, तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हम किस नंबर से किस नंबर तक जाना चाह रहे हैं। हम आगे की तरफ जा सकते हैं,
हम 0 से 10 तक के बीच का नंबर तो प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन हम अगर कहें कि 10 से 0 के दरमियान तो फिर उस तरह नहीं हो सकेगा। तो हम एरर रिमूव करते हैं, यानी कि हम अब 1 की जगह पे लिख देते हैं 41। तो अब 41 छोटा नंबर है, -41 छोटा नंबर है और -39 उसकी निस्बत बड़ा नंबर है। और इन दोनों की रेंज में अगर हम कोई रैंडम नंबर प्रिंट करते हैं तो हमें उसने -40 प्रिंट करके दे दिया और अब की बारी कोई एरर नहीं आया। तो अभी हमने एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करके उसे इस्तेमाल भी कर लिया। कई और भी मॉड्यूल्स आएंगे, हम उनको भी इंपोर्ट करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। सो मेथड यही रहेगा। पाइथन की स्ट्रिंग्स के बारे में भी हमने पहले पढ़ा था कि ये टेक्स्ट होता है पाइथन के अंदर जो हम लिखते हैं और उसे हम कोट्स के अंदर लिखते हैं। डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन हम आमतौर पर डबल कोट्स ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अभी देखते हैं। लेट्स से हम लिखते हैं प्रिंट वेलकम, और वेलकम हमारी स्ट्रिंग है, हमने उसको डबल कोट्स में लिखा है। सिंगल कोट्स में इसलिए नहीं लिखते कि अगर हमें अपनी स्ट्रिंग के अंदर किसी चीज़ को दोबारा से कोट्स में इनक्लोज करना पड़ जाए तो फिर हम उसके लिए सिंगल कोट्स इस्तेमाल कर लें। जैसे अभी हम डबल कोट्स में लिख रहे हैं, यू आर वॉचिंग डिजिटल स्किल्स, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि डिजिटल स्किल्स के इर्द गिर्द भी कोट्स हो, जब ये प्रिंट हो तो ये कोट्स के अंदर प्रिंट हो। सो अब डिजिटल स्किल्स के इर्द गिर्द हम सिंगल कोट्स लगा देंगे। देन जब हम इसको रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यू आर वॉचिंग डिजिटल स्किल्स में डिजिटल स्किल्स के गिर्द कोट्स लगे हुए हैं। स्ट्रिंग्स के अंदर ट्रिपल कोट्स भी इस्तेमाल होते हैं। ट्रिपल कोट्स हमने फर्स्ट क्लास में इस्तेमाल किए थे डॉक स्ट्रिंग के तौर पर। उसके बाद हमने ट्रिपल कोट्स को मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया, और आज हम स्ट्रिंग लिखते हुए भी ट्रिपल कोट्स से काम लेंगे। वो कैसे? जैसे अभी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, चैनल इज इक्वल टू डिजिटल स्किल्स। डिजिटल स्किल्स हमारे स्ट्रिंग है तो इसे हम कोट्स में लिखेंगे, डबल कोट्स में लिख रहे हैं इसको। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, चैनल को प्रिंट करते हैं, तो हमें ये इसका नाम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अगर हमारी स्ट्रिंग ये एक लाइन में ख़त्म नहीं होती, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है वो काफ़ी सारी लाइनों का टेक्स्ट है, एक सिंगल लाइन का टेक्स्ट नहीं है, तो अगर ऐसी स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर बंद करने की कोशिश करते हैं तो हमारा काम नहीं होने वाला। सिंगल कोट्स की मदद से भी ये काम नहीं होने वाला। चलिए करके देखते हैं। चैनल के बाद हम अब एक और वेरिएबल लेकर आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पोइम। तो पोइम के वेरिएबल को हम जो वैल्यू असाइन करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा लाइनों पर मुश्तमिल होगी, यानी एक से ज़्यादा लाइनों पर होगी। अब इन डबल कोट्स के अंदर मैं वो पोइम पेस्ट कर देती हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं 22 प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सो ऐसे नहीं होने वाला, तो हम इसे रेज करते हैं और डबल कोट्स की बजाय हमने लगाने हैं ट्रिपल कोट्स। जब भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने की कोशिश करेंगे तो ट्रिपल कोट्स लगाएंगे। ट्रिपल कोट्स लगाते हैं, अपनी पोइम को पेस्ट करते हैं और फिर एंड पे फिर से ट्रिपल कोट्स लगा देते हैं। देन प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो हमें ये पोइम प्रिंट होके दिखाई दे जाएगी। पाइथन में किसी वेरिएबल में जब हम कोई स्ट्रिंग स्टोर करते हैं तो उस स्ट्रिंग के हर लेटर को, हर स्पेस को, हर कॉमा को, जो भी कुछ उसके अंदर मौजूद हो, उसे एक पोजीशन असाइन कर दी जाती है। ये पोजीशन स्टार्ट होती है 0 से। हर ब्लैंक स्पेस को भी पोजीशन दी जाती है और हम चेक कर सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर की, किसी भी स्पेसिफिक प्लेस की कौन सी पोजीशन है। फॉर एग्जांपल, अभी अगर हम अपने पोइम वाले वेरिएबल में देखना चाहते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पर क्या चीज़ मौजूद है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, फिर ब्रैकेट्स लगाएंगे और ब्रैकेट्स में लिखेंगे वेरिएबल का नेम, उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हम किसी भी पोजीशन पर वैल्यू डालना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पोइम और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने वो पोजीशन लिखनी है जिस पोजीशन को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। जैसे ही हम कोड को रन करेंगे तो वो हमें फर्स्ट पोजीशन पर मौजूद वैल्यू को दिखा देगी, यानी कि वहाँ पर मौजूद है आई। क्यों? क्योंकि 0 वाली पोजीशन के ऊपर तो ब्लैंक स्पेस थी, कुछ था ही नहीं। सो अगर हम यहाँ पे 0 प्रिंट करते तो वो यहाँ पर हमें ब्लैंक स्पेस ही दिखाता। चलिए हम करके देख लेते हैं। प्रिंट ऑफ पोइम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2, क्योंकि 2 वाली पोजीशन भी खाली है, वहाँ पर ब्लैंक स्पेस है। तो अगेन देख सकते हैं कि इसने हमें ब्लैंक स्पेस ही प्रिंट करके दे दी है।
तो अब हम अपने चैनल वाले वेरिएबल में 0 पोजीशन को प्रिंट करके देखते हैं। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें ये वहाँ पर दिखा रहा है कि उधर d मौजूद है। एक और फंक्शन भी है लेंथ फंक्शन, इसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हम लिखते हैं प्रिंट लेंथ ऑफ चैनल। तो इससे क्या होगा कि ये हमें चैनल वाले वेरिएबल की लेंथ बता देगा, इसके अंदर जो स्ट्रिंग स्टोर है उसकी लेंथ हमें प्रिंट करके दे देगा। जैसे इसने प्रिंट किया है 14, लेंथ के अंदर ब्लैंक स्पेस को भी काउंट किया जाएगा। इसी तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं लेंथ ऑफ पोइम, और अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो इसकी लेंथ है 212। इसके शुरू में और आखिर में एक स्पेस मौजूद है, तो वो स्पेस भी इसमें काउंट हुई है। अगर हम उसको रेज कर देते हैं, एक और तरीका होता है रेज करने का, उसको हम बाद में देखेंगे। तो अब हमें बता रहा है कि इसमें इसकी लेंथ जो है वो 210 है। अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग की स्लाइसिंग को। स्लाइस करने का मतलब है एक छोटा सा टुकड़ा काट लेना। तो भी लॉन्ग स्ट्रिंग है, उसका एक पार्ट हम एक्सेस कर लें। फॉर एग्जांपल हमारा जो पोइम वाला वेरिएबल है, हम इस वेरिएबल का कोई एक पार्ट एक्सेस करें, इसको स्लाइस करें, पूरी प्रिंट ना करें, इसका एक छोटा सा हिस्सा, छोटा सा टुकड़ा प्रिंट करें। सो हम उसके लिए लिखेंगे प्रिंट, फिर ब्रैकेट्स में पोइम यानी वेरिएबल का नेम, और फिर अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में, पहले तो हम पोजीशन लिखते थे ना, अभी भी हम पोजीशन से लिखेंगे, लेकिन उन पोजीशंस के बीच में हम कॉलन लगाएंगे। यानी कि हम लिख रहे हैं 5:10, तो इसका मतलब होगा कि पोइम वाले वेरिएबल में जो पोजीशन 5 है वहाँ से लेकर जो पोजीशन 10 है उस तक को हमें प्रिंट करके दो। तो अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें दे रहा है k स्पेस और INS, और ये जो 5 है ये हमारी 5th पोजीशन का नंबर है, यानी कि k है। इससे पहले हम 0 से स्टार्ट करें, 0 पर I था, और उसके बाद 1 पे ब्लैंक स्पेस, 2 पे L, 3 पे O, 4 पर दोबारा से O, और 5 पर K। इसलिए मैं 5 वाली पोजीशन से लेकर 10 वाली पोजीशन तक का एक स्लाइस काट कर दे दिए। इसे कहते हैं स्लाइसिंग। थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं, यानी कि हम अब की बार कहते हैं कि हमें प्रिंट करके दें पोइम वाले वेरिएबल में पोजीशन 7 से लेकर 15 तक। तो अब ये हमें 7 से 15 तक की पोजीशन यानी कि इनसाइड स्पेस और O प्रिंट करके दे रहा है। हम पोजीशन 0 से ऑनवर्ड भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने 0 से 7 तक प्रिंट किया तो ये हमें प्रिंट करके दे रहा है आई लुक। लेकिन जब हमें 0 से कुछ प्रिंट करना हो, यानी कि स्टार्ट से कुछ प्रिंट करना हो, तो हमें स्टार्टिंग पोजीशन देने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कॉलन से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम कॉलन से पहले 0 को रेज कर देते हैं, तो दोबारा से हमें ये वही आई लुक ही प्रिंट करके दे देगा। यानी स्टार्ट से प्रिंट करने के लिए स्टार्टिंग पोजीशन बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब अगर हम स्टार्टिंग से लेकर 71 तक प्रिंट करते हैं तो ये हमें 0 से लेकर 71 पोजीशन तक के सारे लेटर्स, सारे स्पेसेस दे देगा। इसी तरह हम किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन से एंड तक स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि 90 कॉलन और आगे खाली छोड़ देते हैं, और हम इसको रन करते हैं तो ये हमें 90 वाली पोजीशन से लेकर एंड तक का बाकी सारा दे देगा। अच्छा, तो अब इंडेक्सिंग सिर्फ पॉजिटिव नहीं होती बल्कि नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव पोजीशनिंग आखिर से शुरू होती है, यानी लास्ट पर जो भी नंबर, लेटर, सिंबल कुछ भी हो, हम उसको -1 का नंबर देते हैं। अब की बार ये 0 से स्टार्ट नहीं होती। जैसे चैनल वाले वेरिएबल में जो -1 पोजीशन है वहाँ पर S मौजूद है, और उसके बाद -2 पर L है, -3 पर भी L है, फिर -4 पर I है, एंड सो ऑन। अगर हम नेगेटिव स्लाइसिंग करते हैं, जैसे कि हम प्रिंट करते हैं चैनल वाले वेरिएबल में -3 से -1 तक, तो हमें ये देगा सिर्फ -3 वाला नंबर और -2 वाला नंबर। यानी ये -1 से पहले रुक जाएगा, -1 तक की पोजीशन को एक्सेस नहीं करेगा, उससे एक स्टेप पीछे रुक जाएगा। जैसे अभी हम इसको रन करते हैं तो ये हमें सिर्फ L प्रिंट करके दे रहा है, यानी -3 और उसके बाद -2 वाला लेटर। उसके बाद है मॉडिफिकेशन, यानी कि हम कोई एक स्ट्रिंग लिखने के बाद अगर उसे मॉडिफाई करना चाहें
तो हमें पूरी स्ट्रिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा डिजिटल स्किल्स, और अगर मैं चाहूँ कि ये डिजिटल स्किल्स में सारे का सारा अपर केस लेटर्स में लिखूँ, ये सारे का सारा लोअर केस लेटर्स में, तो मुझे सारी स्ट्रिंग को अपर केस में या लोअर केस में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए मैं कुछ मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अपर मेथड और लोअर मेथड को पहले देखते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए हम लिखते हैं प्रिंट और फिर उस वेरिएबल का नाम, यानी कि जिस वेरिएबल को हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर हम कोई मेथड लगाना चाह रहे हैं। इन दिस केस चैनल, तो हम लिखते हैं प्रिंट और फिर चैनल, और उसके बाद डॉट लगा के हमने वो मेथड लिखना है, यानी अपर, और उसके बाद फिर से हमने ब्रैकेट्स लगानी है। इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं लिखना, इनको खाली छोड़ना है। प्रिंट चैनल डॉट अपर और फिर ब्रैकेट्स। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमें टर्मिनल पर डिजिटल स्किल्स अपर केस लेटर्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन इस वेरिएबल में तो एक छोटी सी स्ट्रिंग थी। अब हम अपनी नीचे वाली स्ट्रिंग को अपर करते हैं, यानी हम लिखते हैं प्रिंट और अब की बार पोइम वाला वेरिएबल प्रिंट ऑफ पोइम डॉट अपर और ब्रैकेट्स। अब जब हम इसको रन करते हैं तो हमारी पूरी पोइम अपर केस लेटर्स के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होगी। अपर की जगह अगर हम लोअर का मेथड इस्तेमाल, तो सारी स्ट्रिंग हमें लोअर केस में मिल जाएगी। याद है अभी थोड़ी देर पहले ये जो हमारा पोइम वाला वेरिएबल है, इसमें शुरू में और आखिर में एक स्पेस थी, और उसको रिमूव करने के लिए मैंने मैनुअली रिमूव किया था। मैनुअली रिमूव करने के अलावा हम एक मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसमें जो शुरू में या आखिर में जितनी भी ब्लैंक स्पेसेस होंगी, वाइट स्पेसेस होंगी, वो उनको रिमूव कर देगा। जैसे अब पोइम वाले वेरिएबल में आखिर पे और शुरू पे मैं काफ़ी सारे स्पेसेस लगा लेती हूँ, और ये स्पेसेस लगाने के बाद हम इस पे मेथड इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिप मेथड। किस तरह से? अगेन प्रिंट लिखते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं और फिर डॉट लगा के मेथड लिखते हैं, यानी प्रिंट ऑफ पोइम डॉट स्ट्रिप, और फिर ब्रैकेट्स लगा देंगे और बस फिर हम इसे रन करते हैं। जैसे ही अब हम इसको रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि टर्मिनल पर हमें ये जो स्ट्रिंग दिखाई दे रही है पूरी पोइम वाली, इसके अंदर शुरू में और आखिर में जो हमने ढेर सारी स्पेसेस लगाई थी वो अब नहीं है। एक और मेथड है रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी स्ट्रिंग में किसी भी एक स्पेसिफिक लेटर को या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक लेटर्स को या कुछ वर्ड्स को किसी और लेटर या वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर चैनल वाले वेरिएबल में एस को रिप्लेस करना चाहूँगी डबल जेड के साथ। तो इसके लिए मैं लिखती हूँ प्रिंट, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स में वेरिएबल का नेम चैनल और डॉट रिप्लेस। रिप्लेस के बाद ब्रैकेट्स में कोट्स लगाकर मैंने वो लेटर लिखना है या वो लेटर्स लिखने हैं जिन्हें मैं रिप्लेस करना चाह रही हूँ, जैसे कि एस, स्मॉल एस, जो कि एंड पर मौजूद है, और फिर उसके बाद कॉमा लगा के फिर से डबल कोट्स के अंदर जिस चीज़ के साथ रिप्लेस करना है वो लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल डबल जेड, और फिर हम इसको रन कर देंगे। तो अब हमारे पास ये डिजिटल स्किल्स दिखा रहा है, लेकिन अब जो एस था उसकी जगह के ऊपर डबल जेड आ चुका है। सो अगेन, अगर हमें अपनी पूरी एक लंबी स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस करना है तो हमें उनको अलग अलग रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, हम रिप्लेस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट तरह से ट्राई करके देखें। जैसे कि पोइम वाले वेरिएबल में जहाँ जहाँ पर ओ मौजूद है उस सारे ओ को लेट्स से यू के साथ रिप्लेस कर दें। अब हम देखते हैं स्प्लिट मेथड को। स्प्लिट मेथड में हम कोई स्पेसिफिक सेपरेटर ले लेते हैं और उस स्पेसिफिक सेपरेटर की मदद से हम अपनी स्ट्रिंग को मुख्तलिफ चीज़ों की लिस्ट में बदल देते हैं। फॉर एग्जांपल, डिजिटल स्किल्स में मैं कोई सेपरेटर लगा लेती हूँ, लेट्स से एक डॉट। तो अब हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? प्रिंट लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नेम और फिर डॉट मेथड का नेम, यानी स्प्लिट। देन ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में हम वो सेपरेटर लिखेंगे जिस सेपरेटर की बुनियाद पर हम इनको अलग अलग करना चाह रहे हैं, स्प्लिट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे डॉट लिख देंगे और फिर उसको रन कर देंगे। जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसने डिजिटल और स्किल्स को अलग-अलग कर दिया है, दोनों को अलग अलग कोट्स के अंदर लिख दिया है और बीच में कॉमा है, एक लिस्ट की शक्ल दे दी है। पाइथन में लिस्ट को हम आगे चलकर डिटेल में देखेंगे। किसी भी चीज़ की लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाती है और
इसके बाद यही चीज़ हम पोइम वाले वेरिएबल में अगर हम करके देखते हैं तो पोइम डॉट स्प्लिट और आगे डॉट और उसको हमने डबल कोट्स में लिख दिया। तो इसके अंदर भी जहाँ जहाँ फुल स्टॉप मौजूद था ये स्प्लिट करता जाएगा, स्ट्रिंग के हर पार्ट को सिंगल कोट्स में लिख रहा है और फिर जैसे ही फुल स्टॉप आ रहा था वहाँ पे ये कॉमा लगा रहा है, उसको एक लिस्ट आइटम की शक्ल दे रहा है। और इन सब के इर्द गिर्द आप ब्रैकेट्स देख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्लैश एन भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। अभी हमने बहुत सारे मेथड्स देख लिए हैं, लेकिन हमने सारे मेथड्स को अलग अलग इस्तेमाल किया है। लेकिन एक से ज़्यादा मेथड्स को एक चेन के थ्रू लिंक करके हम इकट्ठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जैसे ही एक मेथड ख़त्म हो जाएगा हमने उसके आगे डॉट लगाना है। जैसे अभी अगर हम ये पोइम को स्प्लिट करने के अलावा उसे स्ट्रिप भी करना चाहे, यानी कि शुरू में ये जो ब्लैंक स्पेसेस थे इनको ख़त्म करना चाहे, तो हम उसके लिए पोइम के बाद एक और मेथड यानी कि स्ट्रिप मेथड भी इस्तेमाल कर लेंगे। पोइम के बाद वेरिएबल के नेम के बाद डॉट लगा के स्ट्रिप लिखेंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे और फिर डॉट लगा देंगे। चले हम इनको अपर केस लेटर्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि अब हम डॉट के बाद अपर लिखकर उसके आगे भी ब्रैकेट्स लगा देते हैं। इसके आगे एंड पर स्प्लिट मेथड तो है ही, तो ये हम एक ही दफ़ा इकट्ठे 3 मेथड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे कहते हैं चेन के थ्रू मुख्तलिफ मेथड्स को लिंक करना। हर एक मेथड के बाद एक डॉट लगा देना या फुल स्टॉप लगा देना। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो ये सारे मेथड इस पर अप्लाई हो जाएंगे, यानी कि ये लिस्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, अपर केस भी होगा और फिर स्ट्रिप भी हो जाएगा, यानी कि शुरू में और आखिर में जो ब्लैंक स्पेसेस थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अभी हमारी पाइथन की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन आपको मेरी किसी बात की समझ आ भी रही है या नहीं आ रही है मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। सो अपना फीडबैक अब तक की इन 3 क्लासेस पर ज़रूर शेयर करें।